इस वीडियो में हम लोग करेंगे 26 जुलाई के महत्वपूर्ण न्यूज को कवर, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से होंगे महत्वपूर्ण। आज है 26 जुलाई और द हिंदू हमारा सोर्स है। अगर आप भी करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज को। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के पास अनलिमिटेड राइट्स है अपने कर को लगाने का। स्पेशली इसमें बात हो रही है मिनरल रिच लैंड्स के बारे में। वे राज्य जिनकी जो ज़मीनें हैं वो खनिज प्रधान हैं या बड़ी मात्रा में खनिज पाई जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उन राज्यों में जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो उस राज्य के पास ही है और उस राज्य के अधिकार को आप कम कर भी नहीं सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशंस दायर किए गए थे, इसके ऊपर कल बहस चली। फाइनली 8-1 के अनुपात में, मीन्स 9 जज की जो बेंच थी, इसमें से 8 जज ने यस में, एक जज का जो ओपिनियन था वो थोड़ा डिफरेंट था। बाकी 8-1 के रेशियो से इस नियम को लागू किया गया, इस नियम को बताया गया, इस नियम पे सहमति प्रकट की गई। चंद्रचूड़ जी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट है कि फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो, अगर स्टेट्स को पावर नहीं रहती है टैक्स लगाने की या फिर छूट देने की, तो वो सही नहीं रहेगा। स्टेट के पास ही पूरी तरह से पावर होना चाहिए कर संबंधित डिसीजन लेने का, चाहे वो जिस राज्य में किसी भी तरह के मिनरल रिच लैंड्स हो या फिर नहीं हो। मीन्स टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो राज्य के पास ही है। 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, जिसकी अध्यक्षता चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। थर्सडे को इस पर वोटिंग होती है और 8-1 की मेजोरिटी से ये नियम लाया जाता है कि पार्लियामेंट, मतलब संसद जो है हमारा, वो विधायिका के टैक्स की जो शक्ति है इसको कम नहीं कर सकती है। तो ये जो टैक्स रिलेटेड है, ये पावर पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, ऐसा पूरी तरह से राज्य के हाथ में है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा। अब इस निर्णय को लेते समय कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। इधर आप आएंगे, सेकंड कॉलम जो है इसका, इसमें चर्चा किया गया है कि राज्य जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी, ये रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारे काम जो है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से करती है। अभी अगर किसी राज्य का टैक्स ही हम कम कर दे या फिर संसद ही उसको कंट्रोल करे, तो ऐसे में उनके डेवलपमेंट के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। आगे इसमें चर्चा किया गया है कि वर्डिक्ट में जो मेनली चर्चा की गई है मिनरल रिच स्टेट्स के बारे में, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड है, उड़ीसा है। इनकी अगर आप प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो ये हमारे राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो ये भले ही मिनरल रिच लैंड्स हैं, लेकिन इनकी अभी भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो नेशनल एवरेज से कम है। तो ये एक चिंता का विषय है। और ऊपर से अगर इसको, इनके जो अपने टैक्स लगाने के अधिकार है, ये भी छीन लिया जाए तो ये कैसे डेवलप करेंगे। इसमें आपको एक एक्ट की भी चर्चा की गई है। जजमेंट कह रहा है कि थ्रू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन द टैक्सेशन ऑफ माइनिंग लैंड्स एंड क्वारीज। इस पर भी बात की गई है कि 1957 का जो हमारा एक्ट है वो ये बताता है कि राज्य के ऊपर माइनिंग लैंड्स और इन सब तरह के चीज़ों पे टैक्स के जुड़े मामले पे नियम बनाने की शक्ति राज्य के पास है। आप आगे चल करके यहाँ एक आर्टिकल भी मेंशन किया गया है 246 की जो एंट्री 49 है, टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 246 में अगर आप देखते हैं तो उसकी जो एंट्रीज है उसके अंदर भी इस विषय में चर्चा है, स्पेशली जो 49 नंबर की एंट्री है। तो ये आपको एक डिसीजन रहा है सर्वोच्च न्यायालय का, जो पूरी तरह से इस बात को फेवर कर रहा है कि टैक्स मिनरल रिच लैंड्स जिन स्टेट्स के पास है वो स्टेट्स ही डिसाइड करेंगे कि उनकी जो टैक्स है वो किस तरह से लगाया जाएगा या टैक्स का मैनेजमेंट वो कैसे करेंगे।
इसमें संसद को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो ये एक न्यूज़ है फ्रंट पेज पे। और आप इसमें हम लोग आगे बढ़ते तो एक दो और न्यूज़ है, जैसे कि आसियान समिट चल रहा है तो इसको लेकर के एक न्यूज़ है, हम लोग देख लेते हैं। क्विकली आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। 6 एजरेंट वेटर्स महाराष्ट्र। ये एक चीज़ है कि कहीं तो इतनी तेज़ गर्मी है और मीन्स सूखा इस तरह का स्थिति बना हुआ है। कुछ स्टेट्स में जो बारिश हो रही है तो वहाँ पे बैडली हीट कर रही है लोगों के जनजीवन को। तो बहुत ज़्यादा ही डिसबैलेंसिंग टाइप का सा एक नेचर देखने को मिल रहा है धीरे धीरे क्लाइमेट में। इसको लेकर के भी आके एक न्यूज़ है, वो देखेंगे हम लोग। आप यूएस में इज़राइल के पीएम का जो एक स्टेटमेंट्स था, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। हम लोग आगे आते हैं। ये न्यूज़ की मैं बात कर रहा था। जयशंकर जो है, इन्होंने एलएसी वाले मामले को सोल्व करने का बात फिर से उठाया है। और ये कहाँ उठाया गया है वो देखते हैं। तो प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस बार का जो आसियान समिट हो रहा है ये लाओस में हुआ है, 25 से 27 जुलाई तक चलेगा। यहीं पे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और चाइनीज़ जो विदेश मंत्री है इनका मिलना होता है वांग ई से। वियतनाम में ये मिलने का तस्वीर है। इसमें एलएसी के ऊपर चर्चा होता है। मीटिंग जो है वो इसके पहले भी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हुए हैं इनके, उसमें भी ये दोनों काउंटर पार्ट, ये दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर है एक साथ दिखे। वहाँ भी जो मेन मुद्दे उठाए गए वो जो LAC वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा है इसके ऊपर बात किया गया। और लगातार ये विषय चलते रह रहा है LAC वाला मुद्दा। तो यहाँ पर भी आसियान समिट के दौरान भी जयशंकर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर दोनों का मिलना होता है। और दोनों ही ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के जो समस्याएं चल रही है इनको रिजॉल्व करने के ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं और इनको रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध होने का एक आप कह सकते हैं कि आप वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, बात करने का जो बिंदु है उस पर बात करें तो लगता है कि ये दोनों ही उसको रिजॉल्व करने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक है। और अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो ये दोनों ही देश के लिए बहुत आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा एक साइन होगा, बहुत पॉजिटिव एक साइन होगा। तो ये है आपके एक न्यूज़ जो आसियान समिट से हम लोगों ने लिया। अगला एक और न्यूज़ है जिस पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले न्यूज़ को। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है, लेकिन जिस न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो ये रहा। कॉर्नर में जो न्यूज़ है इसके राइट कॉर्नर में आप देखेंगे, यहाँ पे है ह्यूमैनिटी जो है वो सफ़र कर रही है हीट वेव के कारण। ह्यूमैनिटी सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एपिडेमिक, ये यूएन का एक स्टेटमेंट आया है। अब इसमें यूएन कह रही है, यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने वार्न किया है कि अब पूरी तरह से मानवता के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। लाखों लोग जो है वो आपको या फिर करोड़ों लोग बोला जाए इस एक्सट्रीम हीट से गुजर रहे हैं और एक एपिडेमिक टाइप का सा कंडीशन बना हुआ है। आप अगर टेम्परेचर्स देखें तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चली गई है। ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है वो आधी पृथ्वी उबल रही हो, ऐसा कंडीशन है। तो यूएन के सेक्रेटरी ने कहा कि आज जो हमारा फोकस है वो है इस एक्सट्रीम हीट को कैसे कम किया जाए। ये भूलना नहीं होगा कि इसके जो डेवास्टेटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के, ये और भी खतरनाक और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि सूखा हो गया, विल्ड फायर्स है, समुद्र के स्तर का बढ़ना है। इस तरह से 2023 हम लोगों ने देखा था पिछला जो बहुत गर्म वर्ष रहा। 2024 अब अगला दिख रहा है कि बहुत गर्म वर्ष रहेगा। टेम्परेचर्स को जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही देखा जा रहा है और ये मतलब एक आम बात हो गई है। पहले 37-38 क्रॉस करता था तो वो एक चिंता का विषय हो जाता था, लोग सोच में पड़ जाते थे। अभी 40 डिग्री सेल्सियस तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉमन चीज़ हो गया है। कहीं का भी आप
टेम्परेचर देखिए हमारे भारत में जनरली 40 उसके अराउंड है, 40 भी क्रॉस कर जा रहे हैं। तो ये एक समस्या है पूरे विश्व के लिए। आज के लिए यही है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।